ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर एडो। मैं देवांशु मिश्रा आज आपके सामने आ चुका हूं इस ऐसी घोषणा लेकर, एक ऐसा ऐलान लेकर जिसके लिए ना जाने आज से पहले आप में से कितने कोई जो एनटीपीसी आरआरबी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनकी दिली ख्वाहिश रही होगी। ऐसा हमें कहने को कहा जाता है। बट जोक्स असाइड, जितने भी आप में से आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जीएस को लेकर बहुत ज़्यादा जो है डिलेमा में होंगे, जीएस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। बिकॉज अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि जीएस का वेटेज जो है कंपैरेटिवली बाकी सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड जीएस खुद में एक महासागर है। ये ऐसा समुंदर है जिसमें जितना आप घुसते जाते हो आपको लगता है किनारे तक पहुंचते जा रहे हो, बट आप उतने ही ज़्यादा इस समुद्र के बीच में कहीं खोते जाते हो और आपको तट जो है कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होता। तो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है लेकर हम आपके पास आ चुके हैं। आई ऑन द बिहाफ ऑफ करियर एडो आई एम गोइंग टू लॉन्च इन फ्रंट ऑफ यू एक ऐसा सेशन जिसमें हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साथ साथ हिस्ट्री को काफी कंप्रीहेंसिवली कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज के जरिए हम और क्या करेंगे कि हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक काफी अच्छे तरीके से और काफी डिटेल्ड मैनर में टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को रिवाइज भी करें ताकि कोई भी टॉपिक हमारा छूटे ना। एंड साथ ही साथ इट विल बी माई एफर्ट, इट विल बी माई स्पेशल कंसर्न कि मैं आप लोगों को उन टॉपिक्स के साथ, उन क्वेश्चंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड करूं जो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा कर या कहीं और से आ जाता है तो आपको काफी हद तक जो है बेनिफिट प्रोवाइड करे। एंड कहीं भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखकर खुद को हेल्पलेस या होपलेस ना फील करें। ठीक है, तो आज के सेशन में जो है हम सबसे पहले तो ये देखने वाले हैं कि हमारा जो ये जर्नी होने वाला है जो कि पॉलिटी से शुरू होने वाला है ये कैसा होगा। उसके बाद बाय द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ेंगे ये किस सीक्वेंस में होगा एंड साथ ही साथ हम किस सब्जेक्ट के बाद किसे कवर करने वाले हैं। बाय दैट टाइम आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि हमारे टॉपिक्स क्या होंगे सब्जेक्ट वाइज और कैसे हम इस जर्नी में जो है, इस वॉयज में जो है आगे जाएंगे। और लेट्स सेल टुगेदर। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बस वो आपको बताऊंगा क्योंकि इनमें से मोस्टली जो चीजें होंगी उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि पहला चीज जो ये कैटेगरी होता है ये एग्जाम का, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो एग्जाम है ये आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा लिया जाता है। साथ ही साथ इसका जो कैटेगरी होता है ये हमारा नेशनल, ये जो है रेलवे एग्जाम सिलेबस जो है एनटीपीसी का उसका अकॉर्डिंगली होता है। एग्जाम का लेवल जो है वो नेशनल लेवल का होता है। साथ ही साथ ये जो मोड ऑफ एग्जाम होता है ये प्रॉपरली डिजिटली कंडक्ट किया जाता है यानी कि ऑनलाइन होता है। आपको इसमें ओएमआर शीट या पेन एंड पेपर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, पूरी तरह से आपको जो है ना माउस एंड डेस्कटॉप के आगे जो है, माउस पकड़ के डेस्कटॉप के आगे जो है आपको एग्जाम देना होता है। जो सब्जेक्ट्स इसमें आपको देखने मिलेंगे वो होंगे मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यही 3 सेक्शंस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड इंग्लिश हमें यहाँ इस एग्जाम में नहीं देखने को मिलता, लेकिन बिकॉज यहाँ पर सेक्शंस कम जाते हैं, 4 के जगह जो है 3 सेक्शंस हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स अपना भारी फोकस इन 3 सेक्शंस में देते हैं जो आपको भी देना है। जिसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज हमें देखने को मिलता है वो यहाँ जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में देखने को मिलता है, जिसके लिए मैं आपके सामने आज यहाँ खड़ा हूँ। साथ ही साथ एग्जाम का मोड जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया ये ऑनलाइन है। एग्जाम का ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होता है जो कि यानी कि 1.5 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग हमें यहाँ 1/3 देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप 3 गलतियां करते हो तो आपके एक सही आंसर का जो वैल्यू है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम कैटेगरी जो हमें देखने को मिलता है तो यहाँ हमें अंडर ग्रेजुएट लेवल भी देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर आप 12th कर चुके हो, इंटरमीडिएट कर चुके हो तो भी आप जो है ना इस एग्जाम के लिए आप आगे आ सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ साथ ग्रेजुएट लेवल के भी पोस्ट हमें यहाँ कई सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हम स्टेजेस ऑफ एग्जाम का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें CBT 1 देखने को मिलता है। हमें यहाँ CBT 1 देखने को मिलता है जो कि प्री लेवल का होता है। देन हमें CBT 2 देखने को मिलता है जो कि टीयर 2 या फिर मेंस लेवल का होता है।
ठीक है। इसमें ज़्यादा जो एग्जाम पैटर्न है उसमें कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता या चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। एंड साथ ही साथ हमें टाइपिंग स्किल्स भी देखने को मिलते हैं। सीबीएटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिलता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके जस्ट बाद, तुरंत बाद हमें मेडिकल एग्जाम भी देखने को मिलता है। डिपेंडेंट की आपका बॉडीली परफॉर्मेंस क्या है, आपका मेडिकल परफॉर्मेंस या मेडिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, डिपेंडिंग कि आप जो पोस्ट यहाँ पर लेने जा रहे हो उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार आपको जज किया जाता है। ठीक है। और साथ साथ ये जो एग्ज़ाम है इसके जो लैंग्वेजेस होते हैं, यहाँ हमें 15 लैंग्वेजेस में हमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हुए दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं बट वी विल गो थ्रू इट। ओके, सो हमने ये कवर कर चुका था ऑलरेडी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, एग्जाम कंडक्टिंग पैटर्न क्या है। तो मैथ्स के आपको यहाँ 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और टोटल मार्क्स 30 होते हैं। दैट मीन्स पर क्वेश्चन जो है ना वो 1 नंबर का होता है। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड अगेन पर क्वेश्चन जो है 30 नंबर का होता है। एंड एज आई सेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस एग्जाम का, जो कि असल में सबसे जजमेंटल, सबसे जो है ना क्रूशियल पार्ट भी होता है, और एक्चुअली में जो जजमेंट होता है ना वो इसी का राउंड होता है, वो हमारा जनरल अवेयरनेस है, जो जिसके आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ भी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सो ये पूरा सेक्शन आपका 40 नंबर का होता है। ये पूरा एग्जाम, इस पूरे एग्जाम में आपको जो है ना 30-30-40 आपको 60 + 40 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ नंबर भी जो है आपको 100 अलॉट किए जाते हैं फॉर द 100 क्वेश्चंस, क्योंकि पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। एंड इसके लिए आपको जो टाइम अलॉट किया जाता है वो आपको किया जाता है 1.5 घंटे का टाइम। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमारा जो मेंस पैटर्न हमें देखने को मिलता है टियर 2 या सीबीटी 2, उसमें मैथ्स के 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। 35 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। पहले में और दूसरे में, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, एंड दैट इज कि पर क्वेश्चन आपको दोनों में ही 1 नंबर के ही देखने को मिलेंगे। रीजनिंग जो है वो भी 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर के, टोटल 35 नंबर। एंड साथ साथ जो जनरल अवेयरनेस है, वो जनरल अवेयरनेस जो है उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जरा यहाँ ध्यान दें, यहाँ दोनों में ही 5-5 क्वेश्चन बढ़े हैं, बट यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपको टोटल कुल मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, विच मीन्स 10 क्वेश्चन जो है बढ़ चुके हैं। अगर आप मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस को देखेंगे तो आपको यहाँ 65 क्वेश्चंस जो है पहले और दूसरे में आपको देखने को मिलता है, लेकिन वही जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ 90 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि ये बनाता है कि जनरल अवेयरनेस को इस एग्जाम का सबसे क्रूशियल एंड पाइवोटल पॉइंट जो है बनाता है, जो या तो आपको बना सकता है या तो आपको बिगाड़ सकता है, डिपेंडिंग कि अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो कुल मिलाकर हमें यहाँ 120 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड बिकॉज हर क्वेश्चन में 1 नंबर है तो आपको 120 नंबर का जो एग्जाम आपको सीबीटी 2 में देना होता है। अगेन यहाँ भी सेम 90 मिनट्स का ही आपको एग्जाम यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जीएस का सिलेबस देखते हैं। ठीक है, एक बार तो ये जो जीएस का सिलेबस है ये आपको काफ़ी विविड लगेगा। ठीक है, एंड आप टेंशन ना लें, बिकॉज कई जगह अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप इजीली कमेंट्स पे अपने क्वेरीज को, अपने कन्फ्यूजन्स को दे सकते हो। मैं पर्सनली ये इंश्योर करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी कन्फ्यूजन जो है अनआंसर्ड ना रहे, और आपके हर एक क्वेरी, हर एक क्वेश्चन, हर एक डिलेमा को 100% सेटिस्फेक्शन के साथ, आपके सेटिस्फेक्शन के साथ आपको आंसर किया जाए। चाहे ये आपके कमेंट पे रिप्लाई के फॉर्म पे करूं, या फिर अगर मैं सोचूं, अगर मुझे लगे कि ये जो आपका क्वेरी है ये बहुतों का क्वेरी हो सकता है, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो तक बनाऊंगा, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, उनको आपको आंसर करके आपको सेटिस्फाई कर सकूं, और बिल्कुल भी जो है ना आप यहाँ से कोई भी मन में शंका लेकर आप ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी कि आप कह सकते हो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। किसी गेम्स के किसी कप के बारे में आ सकता है कि थॉमस कप किस में होता है, उबर कप किस में होता है, आगा खान कप किस में होता है। ऐसे कई सारे कप से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उनसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे स्विमिंग वगैरह से रिलेटेड बटरफ्लाई वगैरह आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए कुछ अनफेमिलियर नहीं होंगे, या फिर ऐसा नहीं होगा कि बहुत बिजार हो गया या बहुत कुछ एब्सर्ड आपने देख लिया। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम्स होते हैं जिसमें जीएस आता है उसमें कॉमन होते हैं।
सो आर्ट एंड कल्चर में भी आपको बुक्स एंड ऑथर्स देखने को मिल सकते हैं, घरानास देखने को मिल सकते हैं, म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, एंड एटसेट्रा आपको टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। इंडियन लिटरेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंडियन लिटरेचर जो है ये एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया या मॉडर्न इंडिया से आपको देखने को मिल सकता है। किसी राइटर के द्वारा लिखा हुआ कोई किताब या कोई ऐसा राइटर, बुक्स एंड ऑथर्स हम कह सकते हैं, कोई ऐसा किताब जिसने हाल ही में कोई अवार्ड जीता हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अरविंद अडेगा, सलमान रश्दी, उसके बाद हमारे सुधा मूर्ति जी, इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। शशि थरूर, ये जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनके द्वारा लिखा हुआ कोई अगर किताब हो तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये किताब किसने लिखा था, इंडियन ओपिनियन किसने लिखा था, या वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसने लिखा था। ऐसे क्वेश्चंस हमने कई बार पहले भी देख चुका है। अब मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा चीज़, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, शोर टेम्पल कहाँ पर है, कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है, या फिर लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है, या फिर जामा मस्जिद कहाँ पर है, ठीक है, चिश्ती साहब का दरगाह कहाँ पर है। इन सब चीज़ों पे सवाल ऑलरेडी आए हुए सवाल हैं। सिर्फ एनटीपीसी का ही बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। ठीक है, या फिर हमारे कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। कई सारे मोनूमेंट्स होते हैं, जैसे जो खजुराहो के जो महादेवा टेम्पल हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये साइंस भी आपको जो है ना काफ़ी कम्प्रीहेंसिवली आपको कवर करवाया जाएगा, जिसके लिए हमारे पास जो है अनुराग है, जो आप ये इंश्योर करेगा कि आपके साइंस में कोई सा भी डाउट या कोई सा भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े एग्जाम में। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है ना आपने उनका परफॉर्मेंस देख ही लिया होगा क्योंकि उनके सेशंस भी शुरू हो चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नाउ दिस इज समथिंग, एंड फ्रीडम स्ट्रगल। ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम मिडाइवल एंड एंशिएंट को कवर करेंगे, एंड फ्रीडम स्ट्रगल में हम मॉडर्न को कवर करेंगे। एंड वेरी प्रिसाइजली मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, एंड इसका जिम्मा मैं लेता हूँ और साथ साथ आपके सेटिस्फेक्शन का भी जिम्मा मैं लेता हूँ। उसके बाद फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी तो हमें पता ही है, यह कॉन्स्टिट्यूशन एंड कुछ फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे जहाँ से सवाल आते हैं। हमारा जो क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका होगा वो ना सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होगा, प्लस हम ये भी ये इंश्योर करेंगे कि क्वेश्चंस हर एक टॉपिक को टच कर रहा हो, जिसके जरिए हम आपको हर एक टॉपिक के बारे में एडेड इंफॉर्मेशन भी देते रहेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, फिर जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ठीक है, जो हम लोग स्पेस या फिर रिसेंट टेक्स्ट के बारे में जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनसे डील किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो गया या ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हो गया या फिर WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, या फिर जैसे IMF हो जाते हैं, AIIB हो जाता है, AIB हो जाता है, OIL हो जाता है, OPEC हो जाता है, सार्क हो जाता है। कई सारे ऐसे हमें संस्थाएं देखने को मिलते हैं, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, जिनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किसका पेरिस में है तो किसका न्यूयॉर्क में है तो किसका वाशिंगटन DC में है। इन पे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी वी विल मेक श्योर कि आप जो है ना ये भी पढ़ चुके हों। उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है, जिसमें आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ऐसे कई सारी चीज़ें जो है ना, वियना कन्वेंशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, साइट्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ों से आपको जो है ना रूबरू कराया जाएगा। जिसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। कॉमन एब्रिविएशंस, बहुत सारे कॉमन एब्रिविएशंस होते हैं बहुत वेराइड टॉपिक से, ठीक है। एब्रिविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा और ये भी आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कई सारे टॉपिक से आते हैं, ज्योग्राफिक टॉपिक से भी आ सकते हैं, कंप्यूटर के टॉपिक से भी आ सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक से भी आ सकते हैं। ये उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया जो UN हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया, OPEC हो गया, OIL हो गया, ये सारे खुद में एब्रिविएशंस ही हैं और इनके फुल फॉर्म्स आ जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको एब्रिविएशंस पूछे जा सकते हैं, जो कि इनको पढ़ाते वक्त तो मैं आपको बताऊँगा ही, या जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं इन डिसिप्लिन से जुड़े हुए वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ साथ जो है ये भी कोशिश किया जाएगा कि आखिर में आपको जो है ना ये सारे एब्रिविएशंस भी आपको अलग से करवा दिया जाए। भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये भी आपको बताया जाएगा। नाउ इट ऑल्सो कम्स अंडर द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी ओनली, ठीक है, बट ये भी आपको बताया जाएगा। जो नेशनल हाईवेज होते हैं, जो स्टेट हाईवेज होते हैं, ये अलग अलग जो रेलवे अथॉरिटीज़ में जो अलग रेलवे हेडक्वार्टर्स होते हैं, साउथ सेंट्रल या साउदर्न या ईस्टर्न या ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल, अलग अलग रेलवे हेडक्वार्टर्स जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एग्जाम रेलवे से जुड़ा हुआ ही है।
ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, ये भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। पॉलिटी के बाद मैं आपको इकोनॉमी ही पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान रहे, इकोनॉमिक्स कुछ अलग चीज़ होता है, इंडियन इकोनॉमी एक अलग चीज़ होता है। जब हम पढ़ेंगे तो इन दोनों में अंतर भी समझेंगे, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो फैक्चुअल हो या कंसेप्चुअल, आप जो है जाने ना दें, आपका ना छूटे। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, नाउ दिस इज समथिंग दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डिसिप्लिन ऑफ स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक जीके में आ जाता है जो फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं। ठीक है, हम डोमेस्टिक पर्सनैलिटीज एज वेल एज इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। साथ साथ फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हमें देखने को मिलते हैं, उनकी बात करेंगे। फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है, अब ये जो है ये एनवायरनमेंट के अंदर भी आ जाता है, ये साइंस के बायो सेक्शन के अंदर भी आ जाता है, एंड देन ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि ज्योग्राफी के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, तो इन पे हम लोग बात करेंगे, कौन सा चीज़ कहाँ मिलता है, कौन सा रेड लिस्ट में शामिल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कौन सा IUCN के द्वारा किस लिस्ट में शामिल किया गया है, किसको एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, किसी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, किसी को वल्नरेबल घोषित किया गया है, हम सब कुछ देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे भारत में बहुत सारे जो है ना PSUs हमें देखने को मिलते हैं। कई सारे नवरत्नास हैं, कई सारे महारत्नास हैं, कई सारे मिनी रत्नास कैटेगरी 1 है, कई सारे मिनी रत्नास कैटेगरी 2 है। इकोनॉमिक्स में तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ही, लेकिन साथ साथ अलग से हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से अलग अलग PSUs एंड गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं एंड वो किन के अंडर आते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ रिलेवेंट फैक्ट्स जानेंगे जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, लास्ट में आ जाता है आपका हमारा करंट जीके। अगेन करंट जीके इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, करंट अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया था। ठीक है, सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस, जिसके थ्रू आप मेरे मदद से एंड हमारे दूसरे फैकल्टी मेंबर्स की मदद से आप गो थ्रू करने वाले हो, एंड साथ ही साथ इन चीज़ों पे जो है ना आपका कमांड बनेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से कितने आते हैं। लेट मी प्रेजेंट यू पूरा स्क्रीन आपके सामने। हिस्ट्री जो है, सो हिस्ट्री से 5 से 6 सवाल आते हैं, एंड इसका जो लेवल होता है ये इजी टू मॉडरेट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ हो जाता है ना जिसमें अगर एग्जामिनर चाहे कि आप आंसर ना कर पाओ तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हिस्ट्री का पोर्शन सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा होता है। इट्स टू वास्ट एंड इसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है अनलेस एंड अनटिल आपको ये पता हो कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, एंड इसका जिम्मा मैं लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको एकदम टू द पॉइंट रिलेवेंट टॉपिक से बताऊंगा, साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि और भी आपको किन किन पॉइंट्स को, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके अलावा एक एडेड बेनिफिट मैं आपको और देता हूँ, हम एक वीडियोस जो MCQ सीरीज है वो तो चलेंगे ही, साथ ही साथ हम आपके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं कि जब आप MCQ सेशंस करिएगा और उसमें आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा उस पूरे टॉपिक को, कई सारे उससे रिलेटेड XYZ फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे। अगर आपको लगे कहीं भी कि इस चीज़ के बारे में आपको और डिटेल में जानना है या आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर चाहिए उस क्वेश्चन या टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट पे डाल सकते हैं। हम स्पेशल LOD सीरीज लेके आएंगे, यानी कि लेक्चर्स ऑन डिमांड, एंड वहाँ पर आपके जितने भी प्रेफर्ड टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में आप क्वेरीज में लिखेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे, उन पे सेपरेट वीडियोस बनाए जाएंगे, लेक्चर्स बनाए जाएंगे, जस्ट ऑन योर कॉल, जस्ट ऑन योर डिमांड एंड योर विश। तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके पास रहेगा। बट ऑब्वियस सा बात है, जब तक आप ये MCQ को नहीं देखेंगे, इन लेक्चर्स, इन MCQ सीरीज को नहीं देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि रिलेवेंट भी हैं और इन पे आपको और भी कंसेप्चुअल डेप्थ चाहिए होगा। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे मेन MCQ सीरीज से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। सो ज्योग्राफी में भी हमारा 2 से 3 क्वेश्चन आता है, इसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, बट आपको इसे फिर भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी से भी हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, वहाँ से भी हो सकते हैं। ठीक है, साथ साथ हमारे देश में जो अभी तक का जो गवर्नेंस हमें देखने को मिला है, कई बार उससे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। स्टैटिक जीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये भी 2 से 3 होते हैं, एंड इसका भी लेवल जो होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। करंट अफेयर्स से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड कई बार करंट अफेयर्स में कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाते हैं और कई सारे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, रिसेंट इवेंट्स, जिनका रिलेवेंस आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या ज्योग्राफी या हिस्ट्री से देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें भी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप करंट अफेयर्स जो है ना उससे रिलेट करते हुए पढ़ सके, आपको रटना ना पड़े, आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बिकॉज जब आपको चीज़ें समझ में आते हैं तो आपके लिए चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाता है और रखना भी। साइंस से 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के। ठीक है,
एंड वो आपको जो है आपके लिए डील ऑलरेडी किया जा रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली आप भी जो है, मैं होप करता हूँ कि आप भी जो है इस अपॉर्चुनिटी का लुत्फ उठा रहे होंगे जो अपॉर्चुनिटी आपको हमारे अनुराग सर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल हमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये 40 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसे अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज जीएस कभी भी इजी टू मॉडरेट होता नहीं है। हो सकता है कि जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ा हो उसके बहुत ज़्यादा पढ़ने पर भी आपको उसके सवाल ना दिखे, और कोई एग्जाम से जस्ट 2 रात पहले पढ़ लिया हो लेकिन उसने जो भी पढ़ा हो उससे उसको सवाल फंस जाए, ऐसा पॉसिबल है। सो आप जितना पढ़ो जीएस में वो उतना कम होता है। सो प्लीज़ इसे इजी टू मॉडरेट को देखकर आप इसे अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल ना करें, वो भी तब जब यही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आपके एग्जाम में कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा वेटेज यही होल्ड करता है। आगे देखते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार हम यहाँ पर वापस से कंप्रीहेंसिवली देख लेते हैं। तो हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आएंगे मॉडरेट लेवल के, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आएंगे इजी लेवल के, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन आएंगे इजी लेवल के, पॉलिटी से 4। अगर आप अच्छे से देखो तो पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का यहाँ वेटेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। रिसेंटली ये पाया गया है कि जो भी सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन या नेशनल वाइड लेवल एग्जामिनेशन हो रहा है, इसमें पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स को जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। उसका कारण है, अगर आप करंट अफेयर्स से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी जो है अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा जो है रिलेवेंट टॉपिक्स बनकर सामने आ गए हैं। इनके फंडामेंटल्स और इनके कंसेप्ट्स पे ही आधारित हमारे आसपास काफ़ी कुछ हो रहे हैं, वेदर दैट्स ऑन पॉलिटिकल लेवल और वेदर दैट्स ऑन द इकोनॉमिक लेवल, जिसपे हमारे देश के मोस्ट ऑफ द करंट इश्यूज जो हैं बेस करते हैं। और इसीलिए चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, या चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ये पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को जो है ना अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आपको भी इस चीज़ को जो है ना इस्तेमाल करते हुए और दिमाग में रखते हुए और इसका लुत्फ उठाते हुए आगे चलना है, बिकॉज अब आपको पता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो कहाँ से आ रहे हैं, आपको वेटेज का आइडिया हो जाता है इससे। स्टैटिक जो है यहाँ से 8 क्वेश्चंस आएंगे, बायोलॉजी से आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री से 5, फिजिक्स से 3, ठीक है। ये सारे इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कंपैरेटिव लोगों को टफ लगते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी देखने को मिलता है। कंप्यूटर से 4 क्वेश्चंस आएंगे एंड ये कंपैरेटिवली बाकियों से ईजी होंगे। करंट अफेयर्स जो है ये आपको 1 साल का पढ़ना है और यहाँ से आपके 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि इजी टू मॉडरेट होंगे, नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा डीप हो, ठीक है। और आपको टोटल जो है यहाँ पर ये आपका CBT 2 का बात किया जा रहा है, यहाँ पर आपको टोटल जो है ना 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इससे पहले वाला जो स्लाइड था इसमें आप CBT 1 का बात किया गया था, यहाँ आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपका CBT 2 का बात किया जा रहा है जहाँ आपके 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड ओवरऑल जो है एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट रहने वाला है। इजी टू मॉडरेट कहा जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप दिमाग में मॉडरेट ही लेके चलो, इनफैक्ट मॉडरेट टू हार्ड लेके चलो, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो। बिकॉज द मोर यू स्वेट वाइल ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन द वॉर, ये तो आपने सुना ही होगा। ओके, so without wasting any more time, let's dive deep into the topics which I am going to teach you. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के साथ। ये आपका चैप्टर प्लान है। हर एक टॉपिक पे आपका एक MCQ सेशन रहने वाला है। एक वीडियो पे एक MCQ सेशन कंप्लीट होगा। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे एंड वो सारे के सारे जो 20 to 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो हर एक इंडिपेंडेंट टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूंगा या आप उसका आंसर करोगे या मैं आंसर करूंगा, उसके साथ ही साथ मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड फुल कंसेप्चुअल डिटेल दूंगा, ठीक है। एंड 10 मिनट 15 मिनट जितना भी वक्त लगे, 5 मिनट डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं या अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं वो भी बताऊंगा, उनके जवाब भी बताऊंगा। एंड आई विल मेक श्योर कि वो क्वेश्चन या उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में फेस करते हो तो आप उसे छोड़ के ना आओ। इस चीज़ की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बशर्ते आपको मेरा साथ देना है, आपको बने रहना है। ऑल यू हैव टू डू इस बैठ के, खड़े होके, अपने घर, अब जैसे भी चाहो, अपने घर के कंफर्ट में लेटे लेटे आप जैसे भी चाहो, आपको बस उसे देखना है। एंड दैट्स ऑल यू आर गोइंग टू बी नीडिंग टू डू, ताकि आप एग्जाम में जो है ना आंसर कर सको। अब हम देखते हैं वो टॉपिक्स क्या। हाँ, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हो सकता है कुछ टॉपिक्स में आपको लगे कि इससे ज़्यादा मुझे जानने की इच्छा है या इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत हो सकती है, एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप उसी टाइम कमेंट करना उस टॉपिक का नाम, ऑन योर कॉल, ऑन योर विश, हम उस पर एक डेडिकेटेड लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, सेशन होने वाला है पॉलिटी में, वीडियो सेशन, वो होगा हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बना कैसा था,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या हमें देखने को मिलता है, कौन सा फीचर किस देश से लिया गया है, क्या ब्रिटेन से लिया गया है तो क्या आयरलैंड से लिया गया है, क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है तो क्या कनाडा से लिया गया है, जापान का क्या रोल रहा है और जर्मनी का क्या रोल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और जानेंगे। साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कई सारे सेलिएंट फीचर्स है, जैसे कि रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, लॉन्ग भी है, मतलब लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही पूरी दुनिया में, लेकिन साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये सबसे यूनिक भी है। इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है क्रिटिकली, बट एट द सेम टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई लूप होल नहीं छोड़ता एंड लोगों के सभी ज़रूरतों को ध्यान भी रखता है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे खासियत हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब से शुरू हुआ था, इतना वक्त क्यों लगा, सिर्फ लेंदी ही नहीं है बल्कि इसको बनने में सबसे ज़्यादा वक्त भी लगा है। ठीक है, कौन से कमिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं एंड किस कमिटीज़ में को किसने हेड किया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपके सामने पेश करता है। नाउ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है ये आपको ऐसा लग सकता है कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्टेड हो, बट लेट मी अश्योर यू कि ये हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्टेड होने के साथ साथ आपके पॉलिटी से इसका रिलेवेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रियम्बल, टेरिटरी एंड सिटीजनशिप देखने वाले हैं। प्रियम्बल यानी कि हमारे संविधान का प्रस्तावना, जिसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता था, उससे जुड़े हुए कई सारे सवाल आते हैं, सॉवरेनिटी हो, सेक्युलरिटी हो, कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे 42nd अमेंडमेंट हो गया, कई सारे ऐसे जुड़े हुए संशोधन भी हैं जहां से हमें सवाल देखने को मिलते हैं। टेरिटरी जो कि हमारे संविधान का पार्ट 1 है एंड साथ साथ सिटीजनशिप जो कि हमारे संविधान का भाग 2 है, यहाँ से भी हमें सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो हमें देखने को मिलता है वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो कि हमारा पार्ट 3 हो जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, शायद ही कोई एग्जाम आता होगा जिसमें पॉलिटी आए और जिससे सवाल ना आए। डीपीएसपी भी हमें देखने को मिलता है जो कि पार्ट 4 है एंड साथ ही साथ फंडामेंटल, यहाँ पर ड्यूटीज़ होना चाहिए, राइट्स सॉरी एक बार आ चुका है सॉरी, बट यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और ये हमारे पार्ट 4A में है, जिसे बाद में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से के थ्रू, और इसे रशिया से इंस्पायर्ड होकर लिया गया था, ये भी हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी एट द यूनियन लेवल तीनों आ जाता है। फिर हम यूनियन लेजिस्लेचर भी देखेंगे जहां पर हम पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब कुछ देखेंगे, टाइप्स ऑफ बिल्स, फिर टाइप्स ऑफ सेशंस, टाइप्स ऑफ सिटिंग्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सब कुछ देखेंगे हम, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग वीटो पावर्स। ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स राज्यसभा के, कुछ स्पेशल पावर्स लोकसभा के, स्पीकर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, सबके रोल्स, सब कुछ देखेंगे। आपको पता होगा अगर आप पॉलिटी से वाकिफ हैं कि ये यूनियन लेजिस्लेचर वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको थ्रू भी हम गो थ्रू करेंगे। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इसे मैं एक वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि अगर आप यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पूरा कर चुके होंगे तो आप मैक्सिमम कंसेप्ट से वाकिफ होंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में आपके लिए बहुत कुछ बचा हुआ नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही 19-20 हमें फ़र्क देखने को मिलते हैं, बाकी कंसेप्ट्स सिमिलर रिपीट होते हैं, कुछ ही डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर मैं ये टॉपिक आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, यहाँ से आपके ये कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे हम जुडिशरी करेंगे, जिसमें हम एक सिंगल वीडियो में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिसमें सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों आ जाते हैं, फैमिली कोर्ट्स, नालसा एक्ट, या फिर आप कह सकते हो लोक अदालत, ये सब कवर करेंगे हम टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इमरजेंसी प्रोविजन, जिसमें हम आर्टिकल 352, 356 एंड 360 तीनों को कवर करेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को भी कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जो रिसेंट पास्ट में हमारे भारत में हमने देखा है, और कई सारे ऐसे टॉपिक्स को जो है इमरजेंसी प्रोविजन से जुड़े हुए हम देखेंगे एंड जानेंगे। नेक्स्ट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 11 एंड 12 में भी आपको देखने को मिलता है, पार्ट 9A 9B में भी देखने को, 9 एंड 9A में भी देखने को मिलता है। 9B तो कोऑपरेटिव्स हो जाते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको हम इस टॉपिक में जो है करेंगे। साथ ही साथ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 के बारे में भी हम जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में देखेंगे उसके बाद, जैसे कई सारे बॉडीज़ होते हैं, कुछ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में भी कुछ होते हैं स्टैट्यूटरी, कुछ होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी, जैसे यूपीएससी हो गया, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, जैसे कैग हो गया, ये सारे जो बॉडीज़ है ये आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में क्या क्या पढ़ना होता है, सवाल कहाँ से आता है, आर्टिकल से सवाल आते हैं, अपॉइंट कौन करते हैं इनके मेंबर्स को, यहाँ से सवाल आते हैं, मेंबर्स का टर्म कितना होता है, यहाँ से सवाल आते हैं, साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मतलब ऐसे बॉडीज़ जिनका जिक्र संविधान में नहीं होता,
जैसे कि हमारा CCI हो गया। हाँ, उसमें भी कुछ ऐसे बॉडीज़ होते हैं जिनको एक लॉ पास करके बनाया गया है, जिसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडीज़। जैसे CCI हो गया, ठीक है, कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे CBI हो गया, जैसे रॉ हो गया, जैसे ED हो गया, जैसे IB हो गया। तो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो अलग अलग बॉडीज़ हैं इनको किस साल में स्थापित किया गया, किस एक्ट के थ्रू स्थापित किया गया, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड देन देयर कम्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था, आज उसे रिप्लेस करके नीति आयोग आ चुका है, एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं। इनके बारे में भी जानेंगे, जिसे हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पूरा चैप्टर प्लान है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक नहीं, दो नहीं, बार बार देखने को मिलते हैं। और सिर्फ NTPC RRB ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें भी इंडियन पॉलिटी से प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके बाद आई कैन अश्योर यू कि पॉलिटी से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। अब ये तो बहुत बड़ा एक प्रॉमिस है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, एंड अगर कोई क्वेश्चन आप इसके बाद नहीं कर पाते हो तो यार ध्यान रखना, वो क्वेश्चन का लेवल ही कुछ अच्छा खासा होगा, और आप क्या, कोई नहीं कर पाएगा। जो भी करके आएगा वो तुक्का मार के करके आएगा, ठीक है। बाकी आपके 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो आप बना के ही आओगे, मतलब 100% में से 70-80% जो है, इवन कि 85% तक आपके क्वेश्चन आप लगा के आओगे, सही श्योरिटी के साथ। अब पॉलिटी हो गया, तो हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर क्वेश्चन जैसे वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से ना आकर इंडियन पॉलिटी से आता है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से ना आकर इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या टॉपिक से देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या होता है और इंडियन इकोनॉमी क्या है, दोनों में अंतर क्या है। साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कितने प्रकार के इकोनॉमीज होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, क्या क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या होते हैं, व्हाट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ देखेंगे। फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी कवर करेंगे, यहाँ हम डिमांड एंड सप्लाई में, जहाँ हम केनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड, केनेशियन लॉ ऑफ सप्लाई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट्स देखेंगे, पूरा सप्लाई चेन, सेल एंड परचेज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर जानेंगे। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ओलिगोपोली, मोनोपोली, इन पे कई सारे क्वेश्चन हमने देख चुका है पास्ट में। तो इस पूरे टॉपिक को माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम इस लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, जहाँ पर नेशनल इनकम, GDP, GVA, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, NDP, डिप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, बेस प्राइस, इन सभी चीज़ों पे जो है ना, नॉमिनल, रियल, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप एग्जाम देते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि कितने क्वेश्चंस जो है ना यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट टर्म्स इन्फ्लेशन, महंगाई, इसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर वेज ऑफ चेकिंग इन्फ्लेशन, फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, CRR, SLR, रेपो रेट, OMO, MSF, सब कुछ देखेंगे एंड सब कुछ जानेंगे भी। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, सब कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। फिलिप्स कर्व, हाँ, अलग अलग कर्व्स भी हम देखेंगे। फिलिप्स कर्व हो गया, लाफेर कर्व हो गया, या फिर हमारा लॉरेंस कर्व हो जाता है, ये सब कुछ, कुजनेट कर्व, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट टर्म्स हमारा फिस्कल सिस्टम, ठीक है। फिस्कल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। रेवेन्यू का अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इन सभी पे सवाल पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, हम ये सब देखेंगे। साथ ही साथ जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जिनका एक बहुत मेजर पार्ट टैक्स सिस्टम है हमारे भारत का, वो भी देखेंगे, जिसमें कई सारे प्रकार के हम टैक्स देखेंगे, जैसे GST हो गया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़ हो गया, कस्टम्स हो गया, एक्साइज हो गया, पाइगोवियन टैक्स, टोबिन टैक्स, इन सभी पे सवाल जो है आ सकते हैं, और ये सभी के थ्रू हम गो थ्रू करेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी देखेंगे। अब क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि इतिहास जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे ख़त्म हो जाता है, 1947 पे हिस्ट्री समाप्त हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। 1947 के बाद भी हिस्ट्री कंटिन्यू होता है। हमारे देश का जो राजनीतिक इतिहास है 1947 के बाद आज तक जो चला आ रहा है, जो भी कल बीत गया वही इतिहास है, एक सेकंड पहले जो बीता वही इतिहास है। तो जो भी हमारे देश का आज़ादी के बाद का पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसे हम पॉलिटी में अमेंडमेंट्स के रूप में पढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो भी हमारा इकोनॉमिक हिस्ट्री होता है 1947 के बाद, उसे हम इस चैप्टर में जानते हैं। चाहे वो 1948 हो, चाहे वो 1951 का लाइसेंस राज हो, चाहे वो 1956 का मालनोबिस प्लान हो, चाहे वो 1969 का MRTP एक्ट हो, 1977 का जनता पार्टी प्लान हो,
या फिर 1980 का कांग्रेस के द्वारा लाया हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट हो, चाहे वो 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स हो, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। साथ साथ प्लानिंग कमीशन क्या होता है, ठीक है, नीति आयोग क्या था, उनमें डिफरेंस क्या था प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में, क्यों प्लानिंग कमीशन को जो है रैप अप करके नीति आयोग में कन्वर्ट किया गया है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जानेंगे। साथ साथ जो 12 5 ईयर प्लान्स आए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट कम्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा टॉपिक जिससे मैं और आप में से कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि अनफेमिलियर हो, हम दोनों इससे हम सब जो है इससे रूबरू हैं हुए हैं कहीं ना कहीं। सो पॉवर्टी यानी कि गरीबी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, इसे भी हम जानेंगे, समझेंगे एंड इसके अलग अलग डायमेंशंस को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कम्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ से बहुत बेसिक सवाल आते हैं, आपको बैंकिंग के एग्जाम जैसा बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट जैसा भी आएगा वो आरबीआई से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं या हमारे भारत के बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। लास्ट में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेफिसिट, सरप्लस, ये सब देखेंगे। स्टॉक्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एफडीआई, एफपीआई, एफडबल आई क्या होता है ये सब, ठीक है। कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं, व्हाट्स इक्विटी शेयर, व्हाट्स प्रेफरेंशियल शेयर, व्हाट डेफर्ड शेयर, ये सब कुछ देखेंगे। साथ साथ सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, बीएसई क्या है, एनएसई क्या है, इन सब के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। एक्सचेंज रेट से लेकर फॉरेक्स तक, इस पॉइंट पे आते आते आपके हर एक टॉपिक इकोनॉमिक्स में जहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे पूरे हो चुके होंगे। कोई भी टॉपिक छूटने का कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगा एंड साथ साथ आपके अंदर से एक आवाज़ आएगा कि नाउ यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी दोनों देख लिया। आगे हम देखते हैं हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसमें भी हमारे ये सारे लेक्चर प्लान्स होने वाले हैं। सबसे पहले होगा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो पार्ट है जिस वक्त लोगों के पास लिखने पढ़ने का कोई भी नॉलेज नहीं था। हमें जो भी फॉसिल्स मिले हैं, जो भी जीवाश्म मिले हैं, उनके आधार पे, उनके कार्बन डेटिंग या टीएल मेथड के थ्रू उनके बारे में चीज़ें पता लगाकर अनुमानित रूप से हमने डेटाज जो है कलेक्ट किया है एंड वो आपको दिए जाते हैं, जिसमें हर सेंटेंस शुरू और ख़त्म शायद से होता है, ठीक है। इस पार्ट को प्री हिस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज हम पढ़ते हैं। जिसके बाद प्रोटो हिस्ट्री वाला पार्ट शुरू हो जाता है, जब लोगों के पास पढ़ने लिखने का नॉलेज तो हो चुका था, लेकिन लोग उस टाइम जो लिखते थे वो हम आज डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, जैसे सिंधु सभ्यता, इंडस वैली, जो कि ब्रॉन्ज एज में आता है। नाउ दैट्स द प्रोटो हिस्टोरिकल पार्ट, जो कि हम सेकेंड लेक्चर में करेंगे। आफ्टर दैट जब भारत में आर्यंस आते हैं, उसके बाद संस्कृत भाषा का आगमन होता है भारत में एंड उस टाइम से लेकर अब तक जो ऋग्वेदिक काल रहा है 1500 से 1000 BC तक एंड देन 1000 BC से जो 600 BC तक हमें लेटर वैदिक पीरियड देखने को मिला है, वो सारे हम इन दोनों टॉपिक्स पे करने वाले हैं। बिकॉज उस वक्त जो कुछ भी लिखे गए थे आज उन्हें हम पढ़ सकते हैं एंड उससे एक लिखित तौर पे एक शायद नहीं बट एक श्योरिटी के साथ जो है इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे हम हिस्ट्री से, और इसी पॉइंट से हिस्ट्री कंटिन्यू हो जाता है। उससे पहले ये प्री हिस्ट्री एंड ये प्रोटो हिस्ट्री था। सो वो हिस्टोरिकल पार्ट जिसमें यहाँ पर हम 1500 से 1000 BC एंड यहाँ पर 1000 से 600 BC यानी कि ऋग्वेदिक काल एंड लेटर वैदिक काल को हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दिखने वाले हैं। अब आर्ट एंड कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है, सुदास का 10 राजन युद्ध हमें किस मंडल में देखने को मिलता है, कौन सा मंडल डेडिकेटेड टू द गॉडेस सोमा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। उपनिषद कितने हैं, पुराण कितने हैं, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद से हमें क्या देखने को मिला, वासुदेवाय कुटुंबकम हमें किस उपनिषद से देखने को मिलता है, ठीक है, कौन सा पुराण कब लिखा गया था, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। वेदांत किसको कहे जाते हैं, संहितास क्या होते हैं। तो जब हम बात करते हैं अर्ली वैदिक काल का और लेटर वैदिक पीरियड का, तो कई सारे क्वेश्चंस अरण्यक, ब्राह्मणास, पुराण, उपनिषद, पुराण तो बहुत बाद में आते हैं, वो तो वैदिक पीरियड में लिखे भी नहीं गए थे, बट ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर गुप्ता पीरियड में लिखे गए थे पुराण, यहाँ पर लिखे भी नहीं गए थे, बट बिकॉज वो वैदिक लिटरेचर में ही आ जाते हैं तो हम उन्हें भी कम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। एंड इन 3 टॉपिक्स में हम अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड एंड साथ साथ दोनों के लिटरेचर पार्ट को कवर कर चुके होंगे। फिर हम देखेंगे राइज ऑफ मगध, जहाँ पर राइज ऑफ मगध में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में आगे जानेंगे, बट राइज ऑफ मगध में जो है ना हम हरण्यक डिनेस्टी, शिशुनाग डिनेस्टी और नंद डिनेस्टी के बारे में जानेंगे। साथ साथ जो फॉरेन इन्वेजन होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है
अलेक्जेंडर हो गया, डरायस हो गया, इनके टसल्स देखने को मिलते हैं। भारत में इन्होंने क्या क्या किया था वो देखने को मिलता है। पोरस के बारे में हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे राइज ऑफ मगध में। फिर हमें जैनिज्म बुद्धिज़्म देखने को मिलता है, जहाँ हम गौतम बुद्ध से लेकर महावीर तक बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। इन कल्ट्स के रिलीजन बनने के पीछे का, कल्ट से एक रिलीजन बनने के बीच का जो सफ़र है हम उसे स्टडी करेंगे। इनके टेक्स्ट से लेकर इनके फिलोसॉफीज तक सब कुछ समझेंगे, इनके सिद्धांतों से लेकर इनके नियमों तक सब कुछ जानेंगे, और इनमें क्या क्या किताबें लिखी गई हैं कि इनके द्वारा वो भी देखेंगे। कई सारे रिफॉर्म्स हमें जैनिज्म बुद्धिज्म में देखने को मिलते हैं। वहाँ से शुरू करके इन दोनों के डिफरेंट सेक्ट्स तक हम सब कुछ जो है कवर अप करेंगे काफ़ी अच्छे से, और कहीं भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। फिर हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर का। तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक मौर्यन एम्पायर में जो भी बड़े बड़े रूलर्स आए हैं, छोटे बड़े रूलर्स, चाहे वो अमित्रघात हो या चाहे वो बृहद्रथ हो, सब कुछ हम लोग A to Z कम्प्रीहेंसिवली कवर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से लेकर मिलिट्री पॉलिसीज तक सब कुछ देखेंगे। कॉन्क्वेस्ट से लेकर आर्ट एंड कल्चर तक सब कुछ कवर करेंगे। एंड एक अच्छे से जो है एक अच्छे नोट पर मौर्यन एम्पायर को भी हम लोग खत्म करेंगे। फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब मौर्यन पीरियड के बाद एंड गुप्ता पीरियड के बीच में कई सारे डिनेस्टीज हमें भारत में आते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे शुंग हो गया, कानवा हो गया, सतवाहन हो गया। तो इन सभी को भी हम कवर करेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ इंडो ग्रीक्स हो गए, जिसको ग्रेको बैक्ट्रियंस भी कहा जाता है, या फिर कुशांस हो गया, पार्थियंस हो गया, शाकास हो गए, ये सब भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे गोल्डन एज ऑफ गुप्तास, यहाँ हम गुप्तास को जानेंगे। एंड उसके बाद कुछ साउथ इंडियन किंगडम, जैसे कि संगम एज में हमें चेरास, चूड़ास, पांड्यास देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें पल्लवास देखने को मिलते हैं। देन हमें चोलास का ही सेकंड फेज देखने को मिलता है, होयसालास देखने को मिलता है, राष्ट्रकूट देखने को मिलते हैं, हमें सतवाहनास देखने को मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हैं, किंगडम्स जो है, जो रीजनल किंगडम्स होंगे या साउथ इंडियन किंगडम्स होंगे, उन्हें भी जानेंगे। साथ साथ साउथ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी समझेंगे, चाहे वो द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो या फिर वो साउथ इंडियन लिटरेचर हो। मणिमेकलाई से शुरू करके जो है शिलापाधिकरण तक हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, एंड सब कुछ जो है हम काफ़ी अच्छे से कवर कर चुके होंगे। सो दिस वाज एंशिएंट हिस्ट्री। अब हम आगे बढ़ते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में। मेडाइवल हिस्ट्री का सिलेबस एज सच कोई उतना बड़ा है नहीं। शुरू होता है मेडाइवल किंगडम से, जब भारत में अरेबिक इन्वेजन हो रहा होता है या फिर टर्किश इन्वेजन हो रहा होता है, तो उस वक्त भारत में ऐसे कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो कि कारण होते हैं उस टाइम के राजपूत किंगडम्स के आपस में टसल के, आपस में कॉन्फ्लिक्ट के, विच पेव्ड द वे फॉर दोज अरेबिक इन्वेडर्स और फॉर टर्किश इन्वेडर्स टू इन्फिल्ट्रेट इन आवर कंट्री। तो कौन कौन से सिचुएशन होते हैं, वो कौन सा ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल होता है पालाज, राष्ट्रकूट्स एंड गुर्जर प्रतिहर्ष के बीच। साथ साथ जो हम 36 डिविजन्स देखने को मिलता है हमें राजपूत क्लैंस में, वो भी समझेंगे। कई सारे छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स जो है हमें उस टाइम एमर्ज होते हुए एंड ख़त्म होते हुए देखने को मिलते हैं। कुछ छोटे किंगडम्स बड़े बनते हैं, कुछ बड़े किंगडम्स ख़त्म हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली दिस ऑल थिंग्स पेव द वे फॉर द अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। एंड ये सब कुछ जो है हम इसी चैप्टर पे देखने वाले हैं। इसी दौरान अरब पे भी कुछ हो रहे होते हैं, कैलिफेट शुरू हो रहा होता है, अब्बासीद और साथ ही साथ क्या बोलते हैं उसे, उमायाद के बीच में जो हमें टसल देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट जो हमें भारत के सिंध प्रोविंस में उमायद खिलाफत एस्टेब्लिश होते हुए देखने को मिलता है। तो जिस वक्त यहाँ पर इंडिया में कहीं कुछ हो रहे होते हैं, किंगडम्स आपस में लड़ रहे होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें जो है ना मिडिल ईस्ट में भी हो रहे होते हैं, और जो कि अपने शाखाएं भारत तक जो है पहुँचाती हैं। वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ये दोनों चैप्टर जो है ना ये सेम टाइम फ्रेम में होंगे, जहाँ पर इसमें हम भारत में क्या कुछ हो रहा था वो डिस्कस करेंगे, एंड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे चीज़ें थी जिसके वजह से भारत में हमें गजनबीद, भारत में हमें घोरी जैसे इन्वेडर्स जो है भारत में घुसते हुए दिखते हैं। क्या कुछ होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती है, और कैसे भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापित होता है, वही सेम टाइम फ्रेम में जब ये चल रहा होगा। फिर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। घोरी तो चला जाता है, मारा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू भारत में एक नया फेज शुरू होता है जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, जहाँ स्लेव डिनेस्टी, देन खिलजी डिनेस्टी, देन तुगलक डिनेस्टी, देन सैयद डिनेस्टी एंड देन लोधी डिनेस्टी, ये 5 डिनेस्टी के रूप में दिल्ली सल्तनत चलता है। और वो हम देखेंगे इस चैप्टर में, दिल्ली सल्तनत में, जहाँ हम अलग अलग मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज तक एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री पॉलिसीज, आर्ट एंड कल्चर वगैरह से लेकर जो है अलग अलग रिलीजियस रिफॉर्म्स तक बहुत कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। बहुत सारे इंडो पर्शियन जो है ना स्टाइल एंड आर्ट्स के मिक्सचर भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स। बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम्स थे जो कि एमर्ज हो रहे थे उसी टाइम पे, ठीक है, जैसे कि वारंगल हो गया,
जैसे काकतियाज, वरंगल में काकतियाज हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है ना प्रोविंशियल किंगडम्स थे, वो सारे भी एमर्ज हो रहे थे एंड गायब हो रहे थे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे विजयनगर एंड बहमनी किंगडम, ये कैसे शुरू हुए और कैसे ये ख़त्म हुए, ठीक है, कैसे ये बट के अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड हो गए, जैसे कि हमारा गोलकोंडा हो गया, जैसे कि बीजापुर हो गया, जैसे कि बेरार हो गया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि अहमदनगर में निज़ाम शाही रूल करते थे, बीजापुर में आदिल शाही रूल करते थे, गोलकोंडा में कुतुब शाही रूल करते थे। कई एग्जाम्स में इनसे मैच द फॉलोइंग भी आते हैं, वो भी देखेंगे। इनके जो बीच का जो युद्ध है द बैटल ऑफ तालीकोटा, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट। हाँ, जब विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तो हम कृष्णदेव राया के बारे में भी पढ़ेंगे और तेनालीरामन के बारे में भी पढ़ेंगे। इनके स्टोरीज आपने भी सुने होंगे, आपने टीवीज़ में कार्टून्स के फॉर्मेट्स में भी देखे होंगे, आपने एंजॉय भी किया होगा बचपन में। सो दिस इज़ नॉट समथिंग जिससे आप जुड़े हुए नहीं हो, दिस इज़ नॉट समथिंग जिससे आप फेमिलियर नहीं हो, जिससे आप फेमिलियर ठीक हो, बट आपको फेमिलियरिटी को यूज़ करना है यहाँ पर, ताकि इस फेमिलियरिटी का फ़ायदा आपको पढ़ने में एंड सब्सिक्वेंटली एग्जाम में भी हो। फिर आता है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। अब क्या होता है कि पर्शियन कल्चर का भारत में आने के वजह से जो भारत में ऑलरेडी कई सारे भक्ति सेक्ट्स ऑलरेडी थे और अब सूफीज़म भी आ चुका है, तो कहीं क्या होता है ना कि भक्ति मूवमेंट जो कृष्ण भक्ति से हमें या राम भक्ति से हमें देखने को मिलता है, सरगुण भक्तिज़म, उसके साथ साथ निर्गुण भक्तिज़म का भी जन्म होता है भारत में। कुछ ऐसे भक्ति संत होते हैं जो किसी भगवान को मानते हैं, जिसे सरगुण भक्ति का भक्त कहा जाता है, और कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के को डायमेंशनलेस मानते हैं, उनका कोई नाम से या फेस से उनको नहीं मानते, जिनको निर्गुण भक्ति संत कहा जाता है। गुरु नानक से लेकर जो है नामदेव तक, या फिर शंकराचार्य से लेकर हमारे चैतन्य महाप्रभु तक, कई सारे ऐसे भक्ति संत हमें देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। साथ ही साथ जो है भक्ति मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा लेना देना सूफी मूवमेंट के साथ रहा है। दोनों सेम टाइम पे हो रहे थे एंड दोनों ही अलग अलग, मतलब सेम ही प्रिंसिपल्स को अलग अलग वे में इस्तेमाल कर रहे थे। जहाँ भक्ति मूवमेंट हिंदुज़म में और वैदिक धर्म में एक लिबरेशन क्रिएट करने का, एक रिलीफ क्रिएट करने का कोशिश कर रहा था, एक रिफॉर्म लाने का कोशिश कर रहा था, वहीं ये सेम कोशिश इस्लाम में भारत में सूफी मूवमेंट के द्वारा किया जा रहा था। चाहे वो चिश्ती सिलसिला हो, चाहे वो कादरी सिलसिला हो, या चाहे वो नक्शबंदी हो, यही सेम भक्ति मूवमेंट वाला ही एक पैसिफायर वाला काम, कट्टरवाद को खत्म करने वाला काम, एक सुधार लाने वाला काम इस्लाम में सूफी मूवमेंट के द्वारा जो है किया जा रहा था। तो हम भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, क्योंकि दोनों आपस में कई सारे प्रिंसिपली इंटर रिलेटेड है, तो हम साथ में कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे मुगल एम्पायर, ठीक है, जहाँ पर हम बाबर से लेकर औरंगजेब तक कवर करेंगे। एंड उसके बाद जो है हम लेटर मुगल्स देखेंगे, जहाँ हम बहादुर शाह बेखबर से लेकर बहादुर शाह जाफर तक कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम सिख्स को भी देखेंगे, जहाँ हम गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक कवर करेंगे। एंड साथ साथ हम मराठास को भी देखेंगे, जहाँ पर हम शाहजी भोंसले से लेकर लास्ट में बाजीराव टू के ट्रीटी ऑफ बसाइन तक जाएंगे। ट्रीटी ऑफ बसाइन का मतलब है, आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया में आ चुके हैं, उनका सब्सिडरी अलायंस एस्टेब्लिश हो चुका है। और अब इसके बाद हमारा जो पार्ट आ जाएगा दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। सो इट विल बी आवर लास्ट पार्ट। मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे कि यूरोपियंस भारत आए कैसे, साथ साथ जब यूरोपियंस भारत आते हैं तो क्या क्या इंडिपेंडेंट स्टेट्स उस टाइम भारत में होते हैं, जिन पे ब्रिटिश एक एक करके जो है अपना पावर एस्टेब्लिश करते हैं। देखेंगे एसेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश, यानी कि बेदारा का युद्ध, वेंडी वॉश का युद्ध, ये सारे युद्ध के थ्रू जो है डच पे, पोर्तुगीज़ पे, फ्रेंच पे, डेन्स पे कैसे ब्रिटिश जो है अपना मोनोपोली एस्टेब्लिश करते हैं ओवर द प्रोड्यूस ऑफ इंडिया, ठीक है, और बाकियों को जो है एक तरीके से डोमिनेट कर चुके होते हैं। एंड इनके पास जो है भारत में रूल करने के लिए एंड ट्रेड करने के लिए जो है एक मोनोपोली जो है, एकाधिकार जो है आ चुका होता है, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंड्यूस्ड रिवोल्ट्स। ब्रिटिशर्स कैसे कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज होते हैं, चाहे वो बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट हो जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, जॉन शॉ के द्वारा डिज़ाइंड, या फिर वो हमारा साउथ इंडिया का मद्रास का हमारा रेतवाड़ी सिस्टम हो जो थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था, या वो पंजाब हरियाणा का हमारा महलवाड़ी सिस्टम है जो हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। और कई सारे ऐसे ही इकोनॉमिक पॉलिसीज थे जिसका जो है भुगतान हमारे भारत को बहुत बुरी तरह से करना पड़ रहा था। फार्मर से लेकर मिडिल क्लास तक कोई खुश नहीं था। हर किसी को जो है, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो सिविलियंस हो, हर किसी को जो है टैक्स के रूप में या अलग अलग तरीक़ों से, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का फॉल के रूप में अलग अलग तरीक़ों से हमारे भारत की इकोनॉमी को जो है ना ड्रेन किया जा रहा था। एंड इस चीज़ के वजह से हमारे भारतीय मास जो है, भारतीय लोग जो हैं अलग अलग स्तर पे जो है बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, जिसके वजह से कई सारे ट्राइबल, कई सारे पीजेंट, कई सारे सिविलियन रिवोल्ट्स हमें भारत में देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर में हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है।
और ये पहली बार होता है जब भारत में एक बहुत बड़ा मास वॉन्ट से कि कंप्लीट इंडिया, बट बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जो है लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं और हथियार उठाते हैं किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसी पॉइंट पे जो है हमारा कंपनी रूल खत्म हो जाता है एंड 1958 से इसी पॉइंट से हमारा क्राउन रूल शुरू हो जाता है। तो ऐसे कौन सारी चीज़ें होती हैं, कौन ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चाहे हो, या फिर एनेक्सेशन ऑफ अवध हो, या फिर जो कारण थे जिसके वजह से हमारे जो ट्राइबल्स है उनमें डिजमे हो चुका था वो हो, सब्सिडरी अलायंस हो, या फिर जो रिलीजियस हमारा इंटरफेरेंस था ब्रिटिशर्स का वो हो, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो पेंशन्स कैंसिल किए गए थे पेशवास के वो भी कारण हो सकते हैं, और साथ साथ जो मंगल पांडे को जो फांसी टांगा गया था वो भी एक कारण था। तो ऐसे कौन सारी चीज़ें थी जो आपस में थी, तो बहुत सारी, बट वो कौन सारी चीज़ें थी जो आपस में रिवॉल्ट 1857 को लीड किए एंड ये फेल क्यों हो गया, क्या सारे कारण थे वो भी हम देखेंगे। इसके रिजल्ट या इम्पैक्ट क्या थे वो भी देखेंगे। फिर देखेंगे अलग अलग गवर्नर जनरल्स। अब हमें पता है कि हमारे भारत में कई सारे गवर्नर्स रह चुके हैं, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल रह चुके हैं, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था टिल 1858, जब तक वो वाइस रॉय नहीं बन गए और पावर जो है वो हमारा क्राउन के पास शिफ्ट नहीं हो गया। ये सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वाइस रॉय, जो 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो वाइस रॉय का पोस्ट बन चुका होगा। एंड उसके बाद जो भारत में वाइस रॉयज होंगे उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, ये शुरू होंगे कैनिंग से और ख़त्म होंगे माउंटबेटन तक, यहाँ तक कि हमारे भारत के खुद के इंडिपेंडेंट इंडिया के जो है गवर्नर जनरल के रूप में। उसके बाद हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी देखेंगे। तो सब कुछ हम देखेंगे, और इस साथ साथ इन गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयज के अंडर क्या क्या इवेंट्स होंगे हम वो भी समझेंगे। फिर सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स, हमारे भारत में कई सारे सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स भी उस टाइम होंगे, क्योंकि विदेश से जो है कई सारे आइडियाज़, कई सारे प्रिंसिपल्स, नए नए जो है थिंकिंग्स जो है वो भारत में आएंगी, कई सारी बिलीफ्स भारत में आएंगी जो कि भारतीय लोगों के द्वारा सीखी जाएंगी, जानी जाएंगी, उनका दिमाग खुलेगा एंड कई सारे हमारे भारत में रिफॉर्म्स आएंगे। ठीक है, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो हमारा ब्रह्मो समाज हो, चाहे वो प्रार्थना समाज हो, चाहे वो तत्वबोधिनी सभा हो, कई सारे रूप में जो है हमारे भारत में सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स एंड रिफॉर्म्स, अलग अलग रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स, अलग अलग रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। देन देयर कम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिसका जन्म 1885 में हुआ था, वहाँ से लेकर टिल द इंडिपेंडेंस, टिल द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस हम सब कुछ देखें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन से सेशंस हुए थे, कौन से सेशन को किसने लीड किया था, किस सेशन में क्या खास चीज़ हुआ है, वो सब देखेंगे। देन हम फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे। ठीक है, एंड गांधीयन एरा। ठीक है, यानी कि जब हमारे 1815 में जब हमारे भारत में 1915 में सॉरी जब हमारे भारत में गांधी जी आते हैं, उसके बाद कौन सारे मूवमेंट होते हैं, उससे पहले जो स्वदेशी मूवमेंट है, या उसके बाद गांधी जी के आने के बाद नन कॉपरेशन मूवमेंट से शुरू करके खिलाफत मूवमेंट तक, एंड साथ ही साथ इंडिविजुअल सिविल डिसऑबीडियंस से शुरू करके क्विट इंडिया मूवमेंट तक, चाहे वो इंडिविजुअल जो सत्याग्रह है वो हो या फिर कोई भी मूवमेंट हो, हम ये सब देखेंगे। और उस टाइम पे गांधी जी के आने के बाद हमारे भारत में जो एक फेज, गांधीयन फेज हमें देखने को मिलता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको अच्छे से हम एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे एक्ट्स एंड कमीशंस। ठीक है, अलग अलग वाइसरॉयज एंड गवर्नर जनरल्स के अंडर कई सारे एक्ट्स हमारे भारत में आए हैं। ठीक है, चाहे वो 1909 में आए, 1919 में आए, चाहे वो 1935 में आए, बहुत सारे एक्ट्स, चाहे वो 1833 में आए, 1813 में आए, बहुत सारे एक्ट्स हमारे भारत में अलग अलग सालों में आए हैं जो कि हमारे भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान कई सारे रिफॉर्म्स एंड बदलाव लाए हैं। एंड उन सभी एक्ट्स का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल रहा है आगे चल के हमारे भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को एंड कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, अफेक्ट करने में इम्पैक्ट किया है उसने बहुत ज़्यादा। तो हम इन एक्ट्स एंड कमीशंस को भी अच्छे से देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सेडलर कमीशन टू वुड्स डिस्पैच एंड वुड्स कमीशन टू हंटर्स कमीशन, सार्जेंट कमीशन, रेले कमीशन, फ्रेजर कमीशन, ये सब कुछ हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अब इतना सब करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होंगे जिनका हमारे भारत के इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल होगा, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुखदेव हो, चाहे वो अशफाकुल्ला खान हो, राजगुरु हो, बोरिंद्रनाथ घोष हो, अरबिंदो घोष हो, ऐसे बहुत सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो एनी बेसेंट हो, चाहे वो सरोजिनी नायडू हो, इन सब से जुड़े हुए, इन सब के लाइफ से जुड़े हुए भी क्वेश्चन और कई सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके लाइफ के बारे में भी जानना एंड रिलेवेंट फैक्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम वो भी समझेंगे। एंड साथ ही साथ बाय दैट टाइम वी विल मेक श्योर कि हिस्ट्री जो खुद में एक महासागर है उसे हम खत्म कर चुके होंगे एंड आप अपने एग्जाम के लिए और साथ साथ किसी भी एग्जाम के लिए पूरी तरह से जो है तैयार हो चुके होंगे। सो आई नो कि
काफ़ी ज़्यादा हो गया, काफ़ी कुछ बड़ा हो गया, ठीक है, बट देन हमें एक दिन में इतना सब नहीं करना है। हमने तीन डिफरेंट डिसिप्लिन्स को डिस्कस किया, जिसमें से तीसरा डिसिप्लिन हिस्ट्री, तो खुद में 3 सब्जेक्ट है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू ओवरनाइट। हम साथ में करेंगे और भले ही चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं, बट आपको ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप मेरा साथ दोगे। देन आई विल मेक श्योर कि बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से हम ये सब कुछ कर चुके होंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए जो है सिर्फ इतना ही। वी विल सी यू अगेन, और उम्मीद करता हूँ कि इस जर्नी में आप हमारा साथ देंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू कि हमारे ये लेक्चर्स कब से आएंगे, ये लाइव सेशंस हो या रिकॉर्डेड हो, बट ये कब से जो है किस टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे और कब आप इसका हिस्सा बन सकते हो। तो ये वीडियोस जो है 12 तारीख से, यानी कि परसों से आने शुरू हो जाएंगे। 12 फरवरी 2025 से आपको ये जो वीडियोस है हमारे चैनल में, करियर एडो के चैनल में, आपको यूट्यूब चैनल में आपको जो है फ्री दिखने को मिलेंगे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, एंड साथ ही साथ इस जर्नी में, एनटीपीसी आरआरबी के जर्नी में आपको मदद करने का मुझे एक मौका दे सकते हैं, बिकॉज मैं आपको निराश नहीं करूँगा। एंड ठीक है, सो मिलते हैं परसों से। हमारा 12 फरवरी 2025 से 11:30 बजे से हमारे लेक्चर्स एयर होना शुरू हो जाएंगे हमारे करियर एडो के यूट्यूब चैनल में। एंड ठीक है, मिलते हैं देन। आई एम होपिंग टू सी यू ऑल। थैंक यू।